पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 11 हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में। हैरी जब अगली सुबह जागा तो घर का माहौल उदासी से भरा था क्योंकि छुट्टियां खत्म हो रही थी। जीन्स और जैकेट पहनते समय उसने देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने सोचा कि वो ट्रेन में कपड़े बदलकर स्कूल के दुशाले पहन लेगा। हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज नाश्ते के लिए अभी पहली मंजिल तक ही पहुंचे थे कि तभी उन्होंने मिसेस वीजली को नीचे की सीढ़ियों पर परेशान खड़े देखा। आर्थर, वो सीढ़ियों के ऊपर की ओर चिल्लाकर बोली, आर्थर, मंत्रालय से एक संदेश आया है। हैरी दीवार से चिपक गया जब मिस्टर वीजली उल्टे दुशाले पहनकर धड़धड़ाते हुए उसके पास से गुजरे और नजरों से गायब हो गए। हैरी और बाकी लोगों ने किचन में पहुंचकर देखा कि मिसेस वीजली दराजों में कुछ खोज रही थी। कलम यहीं तो कहीं रखी थी, और मिस्टर वीजली अंगीठी की तरफ झुककर किसी से बातें कर रहे थे। हैरी ने अपनी आंखें कसकर बंद की और दोबारा खोली ताकि तसल्ली हो जाए कि वो सही तरीके से काम कर रही थी। एमोस डिगोरी का सर किसी बड़ी दाढ़ी वाले अंडे की तरह लपटों के बीच में बैठा हुआ था। ये सिर्फ तेजी से बोल रहा था और चारों तरफ उड़ती चिंगारियों या कानों से टकराती लपटों से जरा भी विचलित नहीं था। मगलू पड़ोसियों के धमाकों और चिल्लानों की आवाज़ें सुनी, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके, क्या कहते हैं उसे, पॉलिश को बुला लिया। आर्थर, तुम्हें जाना होगा। ये लो, मिसेस वीजली ने हाँफते हुए कहा और मिस्टर वीजली के हाथ में चर्मपत्र, स्याही की दवात और एक घिसी पेटी कलम पकड़ा दी। किस्मत अच्छी रही कि मुझे इसके बारे में जल्दी पता चल गया, मिस्टर डिग्री के सिर ने कहा। मैं आज ऑफिस जल्दी आ गया था क्योंकि एक दो उल्लू भेजने थे। आते ही पता चला कि जादू के अनुचित प्रयोग विभाग के लोग सक्रिय हो गए। आर्थर, अगर रीटा स्कीटर को मामले की भनक पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैडाई क्या कहते हैं, मिस्टर वीजली ने पूछा। वो स्याही की बोतल का ढक्कन खोलकर कलम भरने लगे और लिखने की तैयारी करने लगे। मिस्टर डिग्री के सिर ने अपनी आंखें चढ़ा ली। कहता है कि उसने अपने हाथे में किसी घुसपैठिया की आवाज़ सुनी थी। वो कहता है कि घुसपैठिया उसके मकान में चोरी से रेंग कर आ रहा था, लेकिन कूड़ेदानों से टकरा जाने के कारण वो अंदर नहीं आ पाया। और कूड़ेदानों ने क्या किया, मिस्टर वीजली ने तेजी से लिखते हुए पूछा। बहुत शोर मचाया और हर तरफ कूड़ा फैला दिया, मुझे बस इतना ही मालूम है, मिस्टर डिग्री ने कहा। उन कूड़ेदानों में से तो एक तब भी उछलकर शोर मचा रहा था जब पॉलिश पहुंच गई, मिस्टर वीजली ने दुख भरी आवाज में पूछा। और घुसपैठिया का क्या हुआ? आर्थर, तुम मैड आई को तो जानते ही हो ना, मिस्टर डिग्री के सिर ने अपनी आंखें दोबारा चढ़ाते हुए कहा। रात को उसके हाथे में चोरी से भला कोई क्यों घुसेगा? इस बात की संभावना ज्यादा है कि कोई बिल्ली रही होगी जो इस समय पर कहीं पर घायल हालत में घूम रही होगी। लेकिन अगर जादू के अनुचित प्रयोग विभाग के लोगों ने मैडाई को पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। रिकॉर्ड के बारे में सोचो उसके। हमें उस पर तुम्हारे विभाग से संबंधित किसी छुटपुट अपराध का आरोप लगाकर उसे बचाना होगा। विस्फोट करने वाले कूड़ेदानों की क्या सजा है? शायद कोई चेतावनी, मिस्टर वीजली ने कहा, जो अभी बहुत तेजी से लिखने में जुटे थे और उनकी भौहें तन गई थी। मैडाई ने छड़ी का इस्तेमाल तो नहीं किया ना? उसने किसी पर हमला तो नहीं किया? मैं शर्त लगाता हूँ अपने बिस्तर से कूदा होगा और खिड़की से नजर आने वाली हर चीज पर मंत्र मारने लगा होगा वो, मिस्टर डिग्री के सिर ने कहा। लेकिन साबित करना आसान नहीं होगा क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मिस्टर वीजली ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर उन्होंने उस चर्म पत्र को अपनी जेब में रख लिया जिस पर नोट लिखे थे, और उन्होंने किचन के बाहर दौड़ लगा दी। मिस्टर डिग्री के सर ने सब जब चारों तरफ देखा तो इसे मिसेस वीजली दिखी। माफ़ करना मौली, सिर ने धीरे से कहा, तुम्हें इतनी सुबह सुबह परेशान किया, लेकिन सिर्फ आर्थर ही है जो मैड आई को बचा सकता है। और मैड आई आज से नई नौकरी शुरू करने वाला था। उसने इस बखेड़े के लिए इसी रात को क्यों चुना जाने? कोई बात नहीं है मॉस, जाने से पहले टोस्ट खा के जाएंगे, मिसेस वीजली बोली। ठीक है, मिस्टर डिग्री ने कहा। मिसेस वीजली ने किचन की टेबल से बटर लगा टोस्ट उठाया और उसे चिमटे से पकड़कर मिस्टर डिग्री के मुंह में रख दिया। थैंक्स, मिस्टर डिग्री ने भारी आवाज में कहा और हल्की सी खट की आवाज के साथ गायब हो गए। हैरी ने मिस्टर वीजली को बिल, चार्ली, पर्सी और लड़कियों से गुड बाय कहते सुना। 5 मिनट के अंदर ही वो दोबारा किचन में आए। उन्होंने दुशाले को सीधा करके पहन लिया था और अपने बाल बना रहे थे। जल्दी जाना पड़ेगा, स्कूल में अच्छे से पढ़ना लड़कों, मिस्टर वीजली ने हैरी, रॉन और जुड़वा भाइयों से कहा। फिर उन्होंने अपने कंधों पर एक चोगा डाल लिया और अंतर ध्यान होने की तैयारी करने लगे। मॉली, तुम्हें बच्चों को किंग्स क्रॉस स्टेशन तक पहुंचाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। तो मैडाई को संभालो, बच्चों को मैं देख लूंगी। मिस्टर वीजली के अंतर ध्यान होते ही बिल और चार्ली किचन में आ गए। क्या किसी ने मैडाई का नाम लिया? बिल ने पूछा। अब उन्होंने क्या कर दिया? वो कहते हैं कि कल रात को किसी ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी, मिसेस वीजली बोली। मैड आई मूडी, अपने टोस्ट पर जैम लगाते हुए जॉर्ज ने कहा। कहीं वही तो नहीं जो थोड़े सिर फिरे?
मिसेस वीजले ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे डैडी मैड आई मूडी के बहुत बड़े फैन हैं। जब मिसेस वीजली कमरे से बाहर चली गई तो फ्रेड ने धीरे से कहा, हाँ क्यों नहीं होंगे, डैडी भी तो प्लग्स इकट्ठे करते, दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल ने कहा, अपने समय में मूडी बहुत बड़े जादू करते। वो वो डम्बलडोर के पुराने दोस्त है ना, चार्ली बोला। तो कोई डम्बलडोर को भी नॉर्मल इंसान तो नहीं कह सकता है ना, फ्रेड ने कहा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ कि वो जीनियस है, फिर भी ये मैड आई कौन है, हैरी ने पूछा। चार्ली ने कहा, वो मंत्रालय में काम करते थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। मैं उनसे एक बार मिला हूँ जब डैडी मुझे ऑफिस में ले गए थे और उनसे मिलवाया था। वो ऑरर थे, मंत्रालय के सबसे अच्छे ऑरर्स में से एक। वो शैतानी जादूगरों को पकड़ते थे, उसने आगे कहा, जब उसे हैरी के चेहरे को देखकर लगा कि वो ऑरर का मतलब नहीं जानता था। अज़्काबान जेल की आधी कोठरियाँ तो उन्हीं ने भरी है। हालांकि इस वजह से उनके ढेर सारे दुश्मन भी बन गए, खास तौर पर वो लोग जिनके परिवार वालों को उन्होंने पकड़ा था। और मैंने सुना है कि बुढ़ापे में वो सचमुच सठिया गए। वैसे अब वो किसी पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं करते, उन्हें हर जगह शैतानी जादूगर ही नजर आते हैं बस। बिल और चार्ली ने तय किया कि वो उन सबको छोड़ने के लिए किंग्स क्रॉस तक जाएंगे, लेकिन पर्सी ने बहुत औपचारिकता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे ऑफिस जाना है। उसने उनसे कहा, मैं इस वक्त एक पल भी ऑफिस से दूर रहना गवारा नहीं कर सकता। मिस्टर क्राउच अब मुझ पर निर्भर रहने लगे हैं। ये बात तो ठीक है पर्सी, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा, लेकिन मुझे लगता है अब तो उन्हें सचमुच तुम्हारा नाम पता चल ही गया होगा ना। तुम्हारा सही नाम मतलब। मिसेस वीजली बहुत हिम्मत जुटाकर गांव के पोस्ट ऑफिस तक गई और वहां से फ़ोन करके 3 सामान्य मगलू टैक्सी कारें बुलवाई ताकि वो उन्हें लंदन पहुंचा सके। आर्थर ने मंत्रालय की कारें लाने की कोशिश की थी, मिसेस वीजली ने हैरी से फुसफुसाकर कहा, जब वो बारिश से धुले अहाते में खड़े थे और टैक्सी ड्राइवरों को हॉगवर्ट्स के 6 भारी संदूक उठाकर अपनी कार्स में रखते देख रहे थे। लेकिन कोई कार खाली नहीं थी। ओ, ये टैक्सी ड्राइवर खुश नहीं दिख रहे है ना। हैरी मिसेस वीजली को यह नहीं बताना चाहता था कि मगलू टैक्सी ड्राइवर अति रोमांचित उल्लुओं को अपनी गाड़ी में कभी नहीं बैठाते, और पिग विजन तो ऐसा शोर मचा रहा था कि कान फट जाए। इसके अलावा बस बदकिस्मती से फ्रेड का संदूक खुल गया और उसमें से डॉक्टर फिलिबिस्टर के शानदार गर्मी नहीं करेंगे गीले में भी चलेंगे पटाखे निकलकर चलने लगे। उस संदूक को उठाने वाला ड्राइवर अचानक दर्द और डर के कारण चिल्लाने लगा, क्योंकि क्रुकशैंक्स दहशत के कारण उसके पैरों पर पंजे मारने लगा था। यात्रा काफ़ी परेशानी से भरी थी। इसका यह कारण था कि वो अपने संदूकों के साथ टैक्सियों की पिछली सीटों पर बहुत ठस कर बैठे थे। क्रुकशैंक्स को पटाखों के सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। लंदन पहुंचने तक हैरी, रॉन और हरमाइनी के शरीरों पर खरोचों के काफ़ी निशान बन चुके थे। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर उतरकर सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि अब बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ थी। अपने संदूकों को उठाकर उन्होंने व्यस्त सड़क पार की और स्टेशन के अंदर चले गए, जिस दौरान वो पूरी तरह भीग गए। हैरी को अब तक प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचने की आदत पड़ चुकी थी। इसके लिए आपको 9 और 10 नंबर के प्लेटफॉर्म के बीच में बने एक ठोस दिखने वाले बैरियर में घुसना पड़ता था। इस काम में बस इतनी सी सावधानी रखनी पड़ती थी कि यह काम चुपके से किया जाए ताकि किसी मगलू को पता ना चले। आज उन्होंने ये काम ग्रुप्स में किया। सबसे पहले हैरी, रॉन और हरमाइनी गए। वो तीनों बड़े अजीब दिख रहे थे क्योंकि उनके साथ पिगविजन और क्रुकशैंक्स भी थे। वो तीनों लापरवाही से बातें करते हुए बैरियर से टिके और अंदर चले गए, और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 उनके सामने तत्काल प्रकट हो गया। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का भाप वाला लाल इंजन पहले से वहीं खड़ा था। उसमें से भाप के बादल उठ रहे थे, जिनके बीच में हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी और उनके माता पिता काले भूतों जैसे दिख रहे थे। पिगविजन ने दूसरे उल्लुओं का शोर सुन लिया, जिससे वो और भी शोर मचाने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी सीटें खोजने चले गए और जल्दी ट्रेन के बीच वाले एक कंपार्टमेंट में सामान रखने लगे। इसके बाद वो मिसेस वीजली, बिल और चार्ली से गुड बाय कहने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ गए। मैं तुम लोगों से जल्दी मिलूंगा, तुम्हारी उम्मीद से कई जल्दी, चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने जिनी को गले लगाकर विदा दी। क्यों? फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा। अरे तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, चार्ली ने कहा। बस पर्सी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया। सीक्रेट जानकारी है, जब तक मंत्रालय से जारी करने का निर्णय नहीं रहता तब तक। काश मैं इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा होता, बिल ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा और ट्रेन की तरफ हसरत से देखने लगा। ऐसा क्यों? जॉर्ज ने अधीरता से पूछा। तुम लोगों का ये साल बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। बिल की आंखें चमक रही थी। हो सकता है मैं भी समय निकाल कर देखने आ जाऊं। क्या देखने आओगे? रॉन ने पूछा। लेकिन उसी समय ट्रेन की सीटी बजने लगी और मिसेस वीजली उन सभी को ट्रेन के डिब्बे के गेट की तरफ ले गई। जब वो डिब्बे में चढ़े और दरवाज़ा बंद करने के बाद उनसे बात करने के लिए खिड़की में से झांकने लगे तो हरमाइनी बोली, मिसेस वीजली, हमें अपने घर पर ठहरने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी ने भी कहा, हाँ मिसेस वीजली, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। ओह बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई।
मैं तो तुम्हें क्रिसमस पर भी अपने घर रहने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है तुम सभी इस साल हॉगवर्ट्स में ही रहना चाहोगे। इतना बड़ा आयोजन होने वाला है ना। मम्मी, रॉन ने चिढ़कर कहा, आप तीनों ऐसा क्या जानते हो जो हमें नहीं बता रहे? मुझे लगता है तुम्हें आज रात को सब कुछ पता चल जाएगा, मिसेस वीजली मुस्कुराते हुए बोले। ये बहुत रोमांचक होगा। वैसे मैं खुश हूं कि उन्होंने नियम बदल दिया। कौन से नियम? हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज ने एक साथ पूछा। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर डम्बलडोर इस बारे में तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा, तुम लोग ढंग से रहना, ठीक है? फ्रेड और तुम जॉर्ज। पिस्टन तेजी से घूमने लगे और ट्रेन चलने लगी। हमें बताओ तो सही, हॉगवर्ट्स में होने क्या वाला है? फ्रेड खिड़की से बाहर चिल्लाया जब मिसेस वीजली, बिल और जॉर्ज उनसे दूर होने लगे। कौन से नियम बदल गए हैं? लेकिन मिसेस वीजली सिर्फ मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगी। ट्रेन मोड़ पर मुड़ पाती इससे पहले ही मिसेस वीजली, बिल और चार्ली अंतर्ध्यान होकर चले गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने कंपार्टमेंट में आ गए। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थी, जिस वजह से बाहर का दृश्य देखना बहुत मुश्किल था। रॉन ने अपना संदूक खोलकर उसमें से मेहरून ड्रेस दुशाला निकाला और पिग विजन के पिंजरे पर डाल दिया ताकि उसके चिल्लाने का शोर दब जाए। बैकमैन हमें बताना चाहते थे कि हॉगवर्ट्स में क्या होने वाला है, उसने चिढ़ते हुए कहा और हैरी के बगल में बैठ गया। वर्ल्ड कप के दौरान ही बताने वाले थे, याद है ना? लेकिन मेरी मम्मी बताने को तैयार नहीं है। क्या पता होने क्या वाला है। श्श्श! हरमाइनी फुसफुसाई और उसने अपने होठों पर उंगली रखकर आगे वाले कंपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। हैरी और रॉन भी सुनने लगे। उन्हें खुले दरवाजे से एक जानी पहचानी धीमी आवाज सुनाई दी। दरअसल डैडी तो मुझे हॉगवर्ट्स के बजाय डर्मस्ट्रैंग में भेजने के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें पता है, वहाँ के हेडमास्टर को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम तो जानते ही हो ना कि वो डम्बलडोर के बारे में क्या सोचते हैं। डम्बलडोर इन बदजातों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। डर्मस्ट्रैंग में ऐसी बकवास नहीं होती। लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आया कि मुझे घर से इतनी दूर वाले स्कूल में भेजा जाए। डैडी तो कहते हैं कि गुप्त कलाओं के बारे में हॉगवर्ट्स के बजाय डर्मस्ट्रैंग की नीति ज़्यादा सही है। डर्मस्ट्रैंग के विद्यार्थी हमारी तरह गुप्त कलाओं से रक्षा नहीं सीखते, वो काला जादू खुद करना सीखते हैं। हरमाइनी उठकर खड़ी हुई और उसने दबे हुए पांव कंपार्टमेंट के दरवाजे तक जाकर उसे बंद कर दिया ताकि मैल्फॉय की आवाज़ अंदर सुनाई ना दे। तो उसे लगता है कि डर्मस्ट्रैंग उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ना? उसने गुस्से से कहा। काश ये वहीं गया होता, हमें तो इसे नहीं झेलना पड़ता। हरमाइनी से हैरी ने पूछा, क्या डर्मस्ट्रैंग जादूगरी का एक और स्कूल है? हाँ, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, और इसकी बहुत भयंकर छवि है। यूरोप में जादुई शिक्षा के सर्वेक्षण के अनुसार ये स्कूल गुप्त कलाओं पर बहुत जोर देता है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सुना है, रॉन ने अनिश्चितता भरी आवाज में कहा। लेकिन ये कहाँ है, किस देश में है? कोई नहीं जानता, हरमाइनी ने त्योरिया चढ़ाकर कहा। "अ, कोई क्यों नहीं जानता?" हरमाइनी सपाट आवाज में बोली। जादूगरी के सभी स्कूल्स में काफ़ी कंपटीशन है। डर्मस्ट्रैंग और बॉबेटन्स अपना पता ठिकाना छिपा कर रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उनके रहस्य चुरा ना ले। छोड़ो भी, रॉन ने हंसते हुए कहा। डर्मस्ट्रैंग तो हॉगवर्ट्स इतना ही बड़ा होगा ना, इतने बड़े महल को कोई छुपा सकता है? हाँ, पर हॉगवर्ट्स भी तो छुपा हुआ है, हरमाइनी ने हैरानी से कहा। हर कोई जानता है, मेरा मतलब जिसने भी हॉगवर्ट्स एक इतिहास किताब पढ़ी है वो ये इंसान ये बात जानता है। इसका मतलब सिर्फ तुम ये बात जानती हो, हरमाइनी, रॉन बोला। लेकिन ये तो बताओ, हॉगवर्ट्स इतनी बड़ी जगह को तुम छुपाओगे कैसे? क्योंकि इस पर जादू किया गया है पगले। अगर कोई मगलू इसकी तरफ देखता है तो उसे बस एक खंडर दिखाई देता है जिसके दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा है, खतरा, अंदर ना जाए, खतरनाक। तो डर्मस्ट्रैंग भी क्या बाहरी व्यक्ति को खंडर दिखता होगा? शायद, मुझे क्या पता। ये शायद उन्होंने उस पर क्विडिच वर्ल्ड कप स्टेडियम की तरह मगलू विरोधी जादू किया हो कि विदेशी जादूगर उसे ढूंढ ना ले। इसलिए उन्होंने इंतजाम कर दिया हो कि उसे नक्शे पर ना उतारा जा सके। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। किसी इमारत पर ऐसा सम्मोहन किया जा सकता है कि उसे नक्शे पर ना उतारा जा सके। अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, हैरी ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि डर्मस्ट्रैंग उत्तर दिशा में कहीं होगा, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। वहां ठंड पड़ती होगी क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म फर की बनी होती है। आह, सोचो तो सही, कितनी सारी संभावनाएं सामने आती हैं, रॉन सपनीली आवाज में बोला। मैल्फॉय को ग्लेशियर पर से धक्का देकर इसे दुर्घटना का नाम देना कितना आसान हो जाता ना। कितने अफसोस की बात है कि उसकी मम्मी ने उसे वहां नहीं जाने दिया। जैसे जैसे ट्रेन उत्तर दिशा में आगे बढ़ी, बारिश और तेज होती गई। आसमान इतना काला दिखने लगा कि खिड़कियों पर धुंध छा गई और दोपहर में ही लालटेनें जलने लगी। लंच की ट्रॉली खड़खड़ की आवाज करती हुई गलियारे में आई और हैरी ने सबके लिए एक बहुत बड़ा कढ़ाई केक खरीद लिया। दोपहर में उनके कई मित्र उनसे मिलने आए, जिनमें सीमस फिनेगन, डीन थॉमस और नेविल लॉन्ग बॉटम शामिल थे। नेविल गोल चेहरे वाला बहुत ही भुलक्कड़ लड़का था जिसका लालन पालन उसकी दादी ने किया था, जो खुद एक प्रतिष्ठित जादूगरनी थी। सीमस अब भी अपने आयरलैंड के गुलाब को लगाए था,
इसका जादू अब कम हो रहा था, लेकिन ये अब भी धीरे से ट्रॉय, मुलेट, मुरान चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद हरमाइनी, जो क्विडिच की अंतहीन चर्चा से उकता गई थी, मंत्रों की मानक किताब भाग 4 पढ़ने लगी और आह्वान मंत्र सीखने की कोशिश करने लगी। वर्ल्ड कप मैच के बारे में दूसरों की बातचीत सुनकर नेविल को थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसने दुख भरे स्वर में कहा, दादी वहां नहीं जाना चाहती थी, उन्होंने टिकट ही नहीं खरीदे। तुम लोगों तो मजा आया होगा, है ना? बहुत ज्यादा। इसकी तरफ देखो नेविल। अपने संदूक में हाथ डालकर विक्टर क्रम के छोटे मॉडल को उसने बाहर निकाल लिया। अरे वाह, नेविल ने ईर्ष्या से कहा जब रॉन ने क्रम को उसकी मोटी हथेली पर रख दिया। हमने तो उसे करीब से देखा भी था, रॉन ने कहा। हम लोग टॉप बॉक्स में बैठे थे। वीजली, ऐसा तुम्हारी जिंदगी में पहली और आखिरी बार हुआ था। ड्रेको मैल्फॉय दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे उसके विशालकाय ठग जैसे दिखने वाले चमचे क्रैब और गोयल खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि क्रैब और गोयल गर्मियों में कम से कम 1 फीट लंबे हो गए थे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कंपार्टमेंट के दरवाजे से उनकी बातचीत सुन ली थी, जिसे डीन और सीमस खुला छोड़ाए थे। और तुम्हें किसने बुलाया मैल्फॉय? हमने तो नहीं, हैरी ने ठंडेपन से कहा। वीजली, ये क्या है? मैल्फॉय ने पिगविजन के पिंजरे की तरफ इशारा किया। रॉन के ड्रेस दुशाले की एक बाह लटक रही थी और ट्रेन चलने के कारण लहरा रही थी। इसके कफ पर लगी घिसी पिटी डोरियां साफ नजर आ रही थी। रॉन ने दुशाले को छिपाने की कोशिश की, पर मैल्फॉय ने उससे ज्यादा फुर्ती दिखाई। उसने आस्तीन पकड़कर खींच लिया। देखो तो इसे, मैल्फॉय ने खुशी से चहकते हुए कहा और रॉन का दुशाला पकड़कर क्रैब और गॉयल को दिखाया। वीजली, तुम इसे पहनने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? मेरा मतलब, 1890 में, लगभग 1 सदी पहले तो ये फैशन में होता था। अभी का पता नहीं। रॉन का चेहरा भी उसके दुशाले के रंग का हो गया। उसने मैल्फॉय से दुशाला छीनते हुए कहा, गोबर खाओ मैल्फॉय। मैल्फॉय मजाक उड़ाती अपमान भरी हंसी हंसने लगा। क्रैब और गॉयल मूर्खों की तरह ही करने लगे। तो शामिल हो रहे हो वीजली? परिवार का खोया हुआ नाम ऊंचा करने की कोशिश करना चाहते हो? तुम्हें तो पता ही होगा, पैसे भी मिलेंगे और तुम जीत गए तो इससे बेहतर कपड़े खरीद पाओगे। रॉन ने हैरानी से पूछा, और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम इसमें शामिल हो रहे हो? मैल्फॉय ने हैरी से कहा। पॉटर, मुझे लगता है तुम तो जरूर शामिल हो रहे होंगे। तुम कभी शान झाड़ने का मौका नहीं चूकते हो, है ना? ये तो बताओ तुम बात किस बारे में कर रहे हो, वरना ऐसे दफा हो जाओ मैल्फॉय। हरमाइने ने चिढ़कर मंत्रों की मानक किताब भाग 4 के ऊपर से झांकते हुए कहा। मैल्फॉय के पीले चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान तैरने लगी। अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उसने खुश होकर कहा। तुम्हारे डैडी और भाई मंत्रालय में ही काम करते हैं ना, इसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं पता? हे भगवान, मेरे डैडी ने तो मुझे बहुत पहले बता दिया था इस बारे में। उन्हें बात मंत्री जी यानी कॉर्नीलियस फज ने खुद बताई थी। लेकिन डैडी हमेशा मंत्रालय के ऊंचे लोगों में रहते हैं ना वीजली। शायद तुम्हारे डैडी इतने इतने बड़े अधिकारी होंगे नहीं कि उन्हें बात मालूम हो। हाँ, शायद मंत्रालय के ऊंचे लोग उनके सामने जरूरी बातें करते रहे होंगे। एक बार फिर हंसते हुए मैल्फॉय ने क्रैब और गॉयल को इशारा किया और तीनों वहां से चले गए। रॉन उठकर खड़ा हुआ और उसने कंपार्टमेंट का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसका कांच टूट गया। रॉन, हरमाइनी ने उसे झिड़का और छड़ी निकालकर बुदबुदाई। पूर्ववत। कांच के टुकड़े तत्काल जाकर दरवाजे में लग गए। रॉन गुर्राकर बोला, वो तो ऐसा जता रहा था जैसे हम वही सब कुछ जानता है और हम कुछ नहीं जानते। बड़ा आया। डैडी हमेशा मंत्रालय के ऊंचे लोगों के बीच रहते हैं। मेरे डैडी को कभी भी प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन वो जिस पद पर है उस काम को पसंद करते हैं, इसलिए वही रहते हैं। हाँ रॉन, हम जानते हैं, हरमाइनी ने धीरे से कहा। मैल्फॉय की बात को दिल पर मत लो रॉन। उसकी बात दिल पर लूंगा कभी नहीं। रॉन ने बचे हुए कढ़ाई केक को उठाकर उसकी लुगदी बना दी। रॉन का मूड यात्रा खत्म होने तक सुधरा नहीं। स्कूल के दुशाले पहनते समय भी वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धीमी हुई और आखिरकार हॉग्समिड स्टेशन पर घुप अंधेरे में रुकी, तब भी वो गुस्से में तमतमा रहा था। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, आसमान में बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी। हरमाइनी ने क्रुकशैंक्स को अपने चोगे से ढक लिया और रॉन ने ट्रेन से उतरते समय पिगविजन के पिंजरे पर अपना ड्रेस दुशाला ढका रहने दिया। वो बरसते पानी में सिर झुकाकर और आंखें सिकोड़कर नीचे उतरे। बारिश इतनी तेज हो रही थी जैसे उनके सिर पर लगातार बर्फीले पानी की कोई बाल्टियां डाल रहा हो। हाय हैग्रिड, हैरी चीखा जब उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक विशाल परछाई दिखी। ठीक हो हैरी? हैग्रिड हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। अगर हम झील में नहीं डूबे तो तुमसे दावत में मिलते हैं। परंपरा के अनुसार फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैग्रिड के साथ नाव में बैठकर झील के रास्ते हॉगवर्ट्स तक पहुंचते थे। हरमाइनी बोली, ओह, मैं तो इस मौसम में झील की यात्रा कभी नहीं करती। भीड़ के साथ अंधेरे प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चलते हुए वो लोग कांप रहे थे। करीब 100 घोड़ा गाड़ियां स्टेशन के बाहर उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसमें घोड़े नहीं थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेवेल एक गाड़ी के अंदर घुस गए।
दरवाज़ा झटके से बंद हुआ और कुछ पल बाद गाड़ियों का लंबा काफिला कीचड़ उड़ाते हुए हॉगवर्ट्स महल की तरफ जाने वाले रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा।